नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिए, देखना आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर जो है जज्बा जुनून हमेशा जो है रखना होगा, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। ऐसा आपको जो है निरंतर करना है। निरंतरता बहुत जरूरी है ना। निरंतरता बहुत ही जरूरी है। आप ये सोचिए कि मैं 2-4 दिन पढ़ लूँ और एक हफ्ते एक महीने पढ़ूँ ही नहीं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके जीवन में जो है निरंतरता होनी चाहिए। आप जो है रोज पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ के 2-4 दिन मत पढ़िए। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लिपि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज हम देवनागरी लिपि को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवनागरी लिपि से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवनागरी का कालक्रम पूछता है, देवनागरी की विशेषताएं और देवनागरी लिपि में जो सुधार के लिए प्रयत्न किए गए थे वो पूछते हैं। तो 3-4 चीजों को हम आज बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या है देवनागरी लिपि है। आप सभी जानते हैं कि देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख अगर देखें कि कहाँ मिलता है, तो आप पाएंगे कि देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है गुजरात के एक राजा थे। कौन है? गुजरात के एक राजा हैं, राजा जय सिंह। कौन है? राजा जय सिंह। और ये कब के पाए जाते हैं? 7वीं-8वीं सदी के पाए जाते हैं। इनके जो शिलालेख थे, क्या थे? इनके शिलालेख में देवनागरी का उल्लेख मिलता है। देवनागरी लिपि जो लिखा गया वो किसमें? देवनागरी लिपि। तो ये जो अगर पूछे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ, किस राज्य में मिलता है, तो आप कहाँ बताएंगे? गुजरात। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ? गुजरात। ठीक है, देवनागरी गुजरात। और वहीं के राजा हैं राजा जय सिंह। क्या नाम है? राजा जय भट्ट। सॉरी, राजा जय भट्ट। कौन है? ये तो जय सिंह बिहारी वाले हो जाएंगे, राजा जय भट्ट हो जाएंगे। कौन है? राजा जय भट्ट हैं। इन्हीं की शिलालेख में देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। उसके आगे आप जाएंगे, एक ध्रुवराज आते हैं। ध्रुवराज ने भी क्या किया था अपने शिलान्यासों में? जो उनके पत्र पढ़े जाते थे उसमें भी क्या था? देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। देवनागरी को देखो, पूछा जाता है कि देवनागरी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। देवनागरी को हायर एजुकेशन में तो देवनागरी को नांदे नागरी क्या कहा जाता है? नांदे नागरी कहा जाता है। दक्षिण भारत में जैसे आप जाएंगे, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तो यहाँ पर देवनागरी को नांदे नागरी कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर पूछे कि महाराष्ट्र में देवनागरी को क्या कहा जाता है, क्या है? महाराष्ट्र में देवनागरी को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे बाल बोध। क्या बताएंगे? बाल बोध। यहाँ लिख देती हूँ, देवनागरी को महाराष्ट्र में पूछा जाता है तो क्या कहेंगे? बाल बोध कहा जाता है, बाल बोध। ठीक है, ये तो चीजें आपको जो है आनी चाहिए। और देवनागरी का समर्थन भी बहुत सारे विद्वान करते हैं। जैसे बाबूराव सक्सेना को आप देखेंगे, उन्होंने लिखा है, जो है उनका एक लेख निकलता है देवनागरी लिपि और अक्षर विन्यास करके। और राम मनोहर लोहिया भी जो है देवनागरी कहते हैं कि जो भारत की लिपियां हैं, जितनी भी लिपियां हैं, सभी जो भाषाएं हैं, सबको देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए। तो बहुत सारे विद्वान जो देवनागरी लिपि का समर्थन करते हैं। अब देखते हैं देवनागरी का विकास कैसे हुआ। देवनागरी ऐसे शुरू से नहीं देवनागरी हो गई। सबसे पहले ये ब्राह्मी पूछता है एग्जाम में, देवनागरी लिपि का विकास किस शैली से हुआ, किससे हुआ, किस लिपि से? तो ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब इसको आपको ट्रिक से याद करना है, याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। ब्राह्मी लिपि के बाद क्या आएगा? उत्तरी शैली। क्या होगा? उत्तरी शैली। उत्तर से हो जाएगा गुप्त। उत्तर से क्या हो जाएगा? देखो ता नाम वाला ही आएगा।
अब कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर के बाद सिद्ध मात्रिका आएगा कि क्या आएगा, कुटिल आएगा। तो जो है याद कर लो, उत्तर आ रहा है गुप्त। उत्तर में जब कोई चला जाता है तो गुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुप्त हो जाते हैं। हमने रिलेट किया कि देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा के आप जब सीरियल वगैरह में देखेंगे, ब्रह्मा के 3 मुख रहते हैं, लेकिन एक पीछे उत्तर साइड रहता है। एक हमने ऐसे रिलेट कर लिया कि ब्रह्मा, ब्राह्मी से ब्रह्मा कर लिया, और ब्रह्मा के उत्तर में भी एक सर रहता है जो कि नहीं दिखाई देता। भाई पीछे कैसे दिखाई देगा? तो उत्तर में भी एक सर रहता है, और उत्तर में वह सर क्या रहता है? गुप्त रूप में रहता है। उत्तर में जो ब्रह्मा का सर है वो क्या रहता है? गुप्त रूप में रहता है। और ब्रह्मा क्या है? रिद्धि सिद्धि कहे जाते हैं। रिद्धि सिद्धि के जो है, रिद्धि सिद्धि इन्हीं से उत्पन्न हुई है। रिद्धि सिद्धि, गुप्त के बाद क्या हो जाएगा? सिद्ध, सिद्ध मात्रिका। और इसी का एक अन्य नाम है कुटिल लिपि। क्या है? कुटिल लिपि। ठीक है, तो सिद्ध मात्रिका हो जाएगा। गुप्त में कौन है? ब्रह्मा है, और उसके बाद सिद्धि, रिद्धि सिद्धि भी हो गई, और तब जाके देवनागरी लिपि का विकास होता है सिद्ध मात्रिका लिपि से, सिद्ध मात्रिका शैली से। और ये कब हो रहा है? 9वीं सदी में। कब होता है देवनागरी लिपि का विकास? पूरी तरह से 9वीं सदी में होता है। और 10वीं में आप देखेंगे शारदा लिपि। पूछा जाता है कि कौन सी लिपि देवनागरी के समकालीन नहीं है, तो 10वीं में शारदा लिपि का विकास होता है, लेकिन 9वीं में आप देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास होता है। ठीक है, यहाँ भी हमने समय लिख दिया। गुप्त लिपि कब रहती है? 4वीं-5वीं शताब्दी तक गुप्त लिपि रहती है, और 6वीं शताब्दी के बाद जो है सिद्ध मात्रिका लिपि होती है। ठीक है, तो इसको हमने एकदम आसान तरीके से बता दिया है। देखो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के उत्तर में एक गुप्त चेहरा रहता है, और उन्हीं की पत्नी शायद कही जाती है, रिद्धि सिद्धि है। और रिद्धि सिद्धि से कर लो सिद्ध मात्रिका, कुटिल लिपि, और यहीं से देवनागरी निकलती है। क्या? देवनागरी लिपि निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो आपको ये 3-4-5 पॉइंट याद होने चाहिए। देवनागरी में हर वर्ड उच्चरित होता है। अभी देखो आप जो है अंग्रेजी को आप देखेंगे, तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जाता, अर्थात वो साइलेंट वर्ड होते हैं ना। जैसे आप पहले मैं सोचती थी कि ये जी के मतलब जीएस क्यों कहा जाता है, ऐसे जीएस। या फिर आप देखें नॉलेज, नॉलेज में क्या है? के से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे के क्या है? साइलेंट है, मूक वर्ड है। के क्या है? ये मूक है, ये नहीं बोला जाता। लेकिन हिंदी में क्या है? जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, सारे बोले जाते हैं, सारे उच्चरित होते हैं। इसलिए देवनागरी की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर सभी जो वर्ड हैं वो उच्चारण किए जाते हैं, उच्चरित होते हैं। ध्वनि एवं वर्ड में सामंजस्य। अब देखो कहीं पर आप देखेंगे सी को का पढ़ा जाता है, कहीं पे सी को सा पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी जो कि रोमन लिपि में लिखी जाती है, कहीं पे सी को का पढ़ा जाता है जिसे क्रो कहेंगे, और कहीं पे सी को सा पढ़ा जाता है ना। तो फिर क्या है? जैसे साइंस आप देखेंगे, साइंस में जो सी आ रहा है वहां पे सा उसका मतलब है, लेकिन जो है क्रो में आप देखेंगे सी का है। तो यही है कि हिंदी में जो ध्वनि है और वर्ड है दोनों में सामंजस्य है। जो वर्ड लिखा जा रहा है वही बोला जा रहा है, उसके अलावा रा को पा नहीं कहा जाएगा, सा को घा नहीं कहा जाएगा। जो लिखा जा रहा है वही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। ये नहीं कि अंग्रेजी में देखो कहीं पे हमने बता दिया ना सी को, तो अंग्रेजी में कहीं पे देखो यस से सा भी बनता है, और कहीं पे सी से सा बन रहा है ना। कहीं पे यस से सा बन रहा है, कहीं पे सी से सा बन रहा है कि नहीं। लेकिन हिंदी में क्या है? एक वर्ड के लिए एक ही संकेत है। जैसे आप का बोल रहे हैं तो का को का ही संकेत है उसका, खा नहीं लिखेंगे का की जगह पे। कि ऐसा जो है इसकी क्या है? ये विशेषता है।
याद रखिएगा, एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। चौथा है वर्णमाला क्रम में वैज्ञानिकता। सबसे प्रमुख विशेषता यही है इसकी कि जो वर्णमाला का क्रम है, का देखेंगे का कंठ से, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। उसके बाद आता है का, ख, ग, घ, ङ, च, छ। फिर चा जो वर्ड आ रहा है, इचू यसा नाम तालु, फिर तालु से बोला जाता है। इसके बाद च, छ के बाद ट, ठ, ड, ढ, तो ऋतु रसा नाम मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है। ये वैज्ञानिकता है इसमें। देवनागरी लिपि में क्या है, वैज्ञानिकता है। उच्चारण जो स्थान, ये नहीं कि का के बाद चा आ जा रहा है, जो कंठ से बोले जा रहे हैं उसको एक साथ लिखा जा रहा है। जो है तालव्य से बोले जा रहे हैं उसको एक साथ लिखा जा रहा है। जो ओष्ठ वर्ड है जैसे पफा बबा, तो एक साथ। ये क्या है, इसकी वैज्ञानिकता है। जो क्रम में वैज्ञानिकता है वो कहाँ देखने को मिलेगी, आपको देवनागरी में। अक्षरात्मक लिपि होने के कारण कम स्थान का घेराव। अभी देखो जैसे आप कमल लिख रहे हैं, इंग्लिश में आप कमल लिखेंगे ऐसे, KMAL, सरल वाला लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो कमल हो गया। लेकिन हिंदी में आप देखेंगे इतने में ही आपका आ गया कि नहीं, कम घेराव यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादा स्थान ले लिया ना। रोमन लिपि में क्या होता है, एक एक वर्ड लिखे जाते हैं, लेकिन देवनागरी में क्या होता है, यहाँ पे जो है उससे सटा के लिखे जाते हैं, मात्राओं को चढ़ा दिया जाता है, तो घेराव क्या है, कम होता है। वही कह रहा है कि अक्षरात्मक लिपि होने के कारण कम स्थान का घेराव होता है, लेकिन रोमन में ऐसा नहीं है। अब देखो हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि के सुधार। देखो बहुत सारे सुधार होते हैं देवनागरी लिपि में। कुछ सुधारों को मान्यता मिल जाती है, कुछ सुधारों को जो है नहीं माना जाता है। जो सही सुझाव रहता है, जो जिसको लगता है कि हाँ ये सुझाव सही है, उसको माना जाता है, कुछ को नकार दिया जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम सुधार का प्रयत्न किसने किया, तो जो एक मराठी विद्वान है, कौन है, मराठी विद्वान गोविंद रानाडे। कौन है, रानाडे हैं, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, वर्णमाला को संक्षिप्त करने का प्रयास किया। क्या किया, इनका मानना था ये जो वर्णमाला है, पहले वर्णमाला ऐसी नहीं होती थी, बहुत सारे वर्ड थे उसमें, बहुत सारे को काटा छाटा गया। तो इन्होंने क्या किया, वर्णमाला को संक्षिप्त किया। तो एग्जाम में पूछे कि सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में सुधार का प्रयत्न किसने किया, तो मराठी विद्वान कौन है, महादेव गोविंद रानाडे हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो वहां पे आप लोग बताइएगा। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। आप जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने क्या किया, मांडले जेल में भी रहे, हमेशा लगभग एक जेल में ही रहते थे। तो तिलक का क्या था कि ये लगभग 400-500 फांट थे। क्या थे, लगभग 400-500 अक्षर थे। उनको क्या किया, 190 अक्षरों में मुद्रण करवाया, मतलब छपवाया। इतने सारे जो थे इनको काट छाट के 400-500 जो थे अक्षर, उनको 190 अक्षरों में मुद्रण करवाया। और इसी को क्या कहा गया, तिलक फांट। क्या कहा गया, इसी को तिलक फांट नाम दिया गया। इस चीज को जानते रहिए। इसके बाद आते हैं सावरकर बंधु। कौन आते हैं, सावरकर बंधु आते हैं। इन्होंने कहा आ की 12 खड़ी। इन्होंने कहा कि आ की भी 12 खड़ी होनी चाहिए। आप जैसे जानते हैं काका किक्की कुक्कू कक्का, ये वाला जो होता है खखा खिक्की खुक्कू खक्का, तो उन्होंने क्या किया कि आ की भी 12 खड़ी स्टार्ट कर दी कि 12 खड़ी आ की भी होनी चाहिए। लेकिन जो है, जो आचार्य नरेंद्र देव, आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आचार्य नरेंद्र देव की जो समिति बनी हुई थी 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इनके अध्यक्षता में, क्योंकि ये भाषाविद थे तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है। और इस समिति ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि ये सुधार नहीं हो, मतलब ये नहीं हो सकता, आ की 12 खड़ी का सुझाव जो है ये सही नहीं है। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव की समिति जो थी, आ की 12 खड़ी, और आ की ही 12 खड़ी को हरिजन जो पत्रिका थी
उसमें काका कालेलकर ने भी छपवाया था। उनका वो भी अगर ऑप्शन में है काका कालेलकर और ये नहीं है सावरकर बंधु, तो आप उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, गोरख प्रसाद आते हैं, देखो ये प्रयाग के थे और इनका कहना था कि जो सभी मात्राएं हैं अलग दाईं ओर लिखी जाए। उनका कहना है जैसे हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, सभी लिख दे रहे हैं, ऐसे सभी लिख दे रहे हैं, तो उनका कहना था ऐसे ना लिख के सा लिख के, छोटा आ लिख के, फिर भा लिखो, फिर जो है बड़ी ई लिखो, ऐसे उनका कहना था, ऐसे लिखा जाए। तो गोरख प्रसाद का भी जो है तर्क जो इन्होंने सुझाव दिया वो सही नहीं लगा और ये कहते हैं कि सभी मात्राओं को अलग दाईं ओर लिखा जाए, दाईं ओर ऐसे बढ़ाकर हर अक्षर के दाईं ओर लिख दिया जाए। कहाँ के थे? प्रयाग के थे, तो गोरख प्रसाद मात्रा वाला देते हैं। ठीक, ये जो है याद रख लीजिएगा। श्रीनिवास हैं, ये काशी के विद्वान थे। कहाँ के थे? ये काशी के थे। इनका सुझाव एग्जाम में पूछा जाता है। इनका कहना था कि जो अल्प प्राण है उसी के नीचे कोई विशेष चिन्ह लगाकर उसको महाप्राण मान लिया जाए। महाप्राण लिखने का कोई काम नहीं है, महाप्राण नहीं लिखा जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका कहना था कि जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण आप जानते हैं पहला, तीसरा और पांचवा होता है अक्षर हर वर्ड का। उनका कहना था जो अल्प प्राण है उसी के नीचे कोई विशेष जैसे अवग्रह टाइप का कुछ चिन्ह लगाकर उसको महाप्राण बना लिया जाए। तो देखो इसको रिलेट कर लो कि जो निवास आप जहाँ करते हो वो आपका प्राण होता है ना, जहाँ पर आप निवास करते हो वो आपका प्राण होता है कि नहीं। तो अल्प प्राण वाली बात अगर कर रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है श्रीनिवास, तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा कि हमारा प्राण कहाँ रहता है, जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ देखो हम रहते हैं वहीं पर हमें क्या है, सुकून मिलता है, हमारा प्राण रहता है। ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी क्या कहते हैं? सुनीत कुमार चटर्जी कहना है कि ये जो देवनागरी लिपि है ये क्या है, ये अव्यवहारिक है। कहते हैं कि ये अव्यवहारिक है और ये इसे जो है रोमन लिपि में लिखा जाए। तो रोमन लिपि वाला सुझाव किसने दिया? तो सुनीत कुमार चटर्जी। देखो जो लोग तो काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, लेकिन जो बच्चे अभी नया शुरू कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी कि चीज़ों को रिलेट करके याद कर लें। तो सुनीत कुमार चटर्जी, देखो जब आप चटर्जी क्या है, चटर्जी रोमन लिपि का सुझाव देते हैं। जब आप के आंख में चटनी लग जाए, चटर्जी को हमने रिलेट कर लिया था, जब आपकी आंखों में चटनी लग जाए, मतलब मिर्ची लग जाए, चटनी लग जाए, तो आप रोने लगते हैं, आपका मन क्या है, रोने लगता है। तो रोमन, चटनी लगने से आपका मन रोने लगता है तो रोमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। श्याम सुंदर दास हैं, इनका कहना है कि जो पंचमाक्षर हैं और इनका सुझाव तर्क संगत भी था, इनके सुझाव को मान्यता भी मिली। जो पंचमाक्षर है, जैसे आप पंप लिख रहे हो, जैसे आप क्या लिख रहे हो, पंप लिख रहे हो, तो इनका कहना है कि इसको अनुस्वार बना दिया जाए। ये जो पंचमाक्षर इसको अनुस्वार ऐसे लिखा जाए, तो ये क्या है, सही भी है। ठीक है, पंप ये सही भी है। जैसे आप लिखेंगे चंपा, तो ऐसे चंपा है, इनका कहना है चंपा ऐसे ना लिख के चंपा ऐसे लिखा जाए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ज्यादा स्थान का घेराव हो रहा है। अगर आप ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो स्थान थोड़ा सा कम स्थान में ही हम लिख लेंगे। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार लगाते हैं। तो श्याम सुंदर में भी आप देख रहे हैं पंचमाक्षर आया है कि नहीं, 2 पंचमाक्षर आए हैं, श्याम सुंदर और पंचमाक्षर। पंचामृत आप किसको चढ़ाएंगे, श्याम सुंदर को ना, श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण को आप क्या चढ़ाएंगे, पंचमाक्षर मतलब पंचामृत चढ़ाएंगे। तो श्याम सुंदर ने पंचमाक्षर हटाकर अनुस्वार का सुझाव दिया। सितारे हिंद हैं, जिनको अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है, उर्दू के समर्थक हो जाते हैं, बाद में इंस्पेक्टर के पद पर रहते हैं। और इनका कहना था जो ये खाजाफा, जो ये फारसी शब्द हैं, का खाजाफा,
कहते हैं कि इनके नीचे नुक्ता लगाया जाए, जैसे कोई विशेष, जैसे फन लिख रहे हो, एक फन का तो अर्थ होता है, आप क्या करेंगे, एक फन का मतलब होता है मजाक, एक का क्या हो गया, मजाक मस्ती हो गया ना, जगह न कम है। एक होता है कहते हैं बहुत फन है, और एक होता है फन ऐसे। एक फन का अर्थ क्या है, इस फन का अर्थ क्या है, जो सांप का फन होता है ना, सांप का फन होता है। लेकिन एक जो ये फन का है उसका कहते हैं ना फनकार, तो फन वो वाला फन, मजा मस्ती वाला फन। तो उनका कहना है कि अगर कुछ हम अलग लिख रहे हैं तो उसके नीचे नुक्ता लगाया जाए। नुक्ता मतलब ये जो छोटा सा बिंदु है यहाँ ऐसे लगा दिया जाए, अतः इसका अलग अर्थ निकल जाएगा। आप जानते हैं कि सितारे हिंद जो है उर्दू के समर्थक हैं, तो वो जाहिर सी बात है उर्दू की तरफ जाएंगे, नुक्ता की बात करते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बता दिया दोस्तों। आइए एक बार फटाफट देखते हैं। हमने बताया था कि ब्रह्मा के पीछे उत्तर में एक सर होता है और वो बड़ा गुप्त रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। उन्हीं से रिलेटेड उनकी पत्नी सिद्धि रिद्धि है, तो सिद्धि मातृका कुटिल लिपि हो जाएगी, और अंत में देवनागरी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दिया है। इसको रिलेट कर लो, सावरकर बंधु क्या कहते हैं, आ की 12 खड़ी। आप बंधुओं के साथ खड़े होते हो कि नहीं, बंधुओं के साथ आप 12 खड़ी, मतलब बंधुओं के साथ आप जाके खड़े होके बात करते हैं। और गोरख प्रसाद है, कहते हैं सभी मात्राओं को हटाकर अलग दाएं लिखा जाए। निवास आप कहाँ करोगे, जहाँ निवास करोगे वहाँ आपका प्राण होता है। सुनील कुमार चटर्जी, हमने कहा कि चटनी लगते ही आंखों से आंसू निकलते हैं, आपका मन रोने लगता है, रोमन। ठीक है, श्याम सुंदर को आप पंचामृत चढ़ाते हैं, तो पंचमाक्षर को हटाकर अनुस्वार लगाने का सुझाव दिया था इन्होंने। सितारे हिंद उर्दू के समर्थक हैं, इन्होंने कहा कि का खा जाफा को नुक्ता, उसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।